पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपने हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर वीडियोस देखी होंगी और आपकी वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवालात नज़र आ रहे थे। उन सवालात को अगर हम कैटेगराइज करें, इसके लिए मैंने एक मार्केट एक्सपर्ट को भी आज अपने साथ रखा है। तो आज आपके सवालात इन एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जो भी बुनियादी सवालात हैं उनका एक प्रॉपर और प्रोफेशनल आंसर आपको दे सकें। तो आइए चलते हैं इरफान भाई के पास। इरफान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है। इरफान भाई, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। आपका मार्केट का एक्सपीरियंस क्या था? आपके ओवरऑल पढ़ाई कहाँ से थी? मार्केट में आप कितने टाइम से हैं? मैं 1997 में स्टॉक मार्केट में आया था, जब 18 साल की उम्र थी, 18 और 19 के दरमियान, और मुख्तलिफ बड़े लीडिंग ब्रोकेज हाउसेस से ताल्लुक़ रहा। अच्छी लीडिंग पोजीशंस पे काम किया, बड़े पोर्टफोलियो मैनेज किए। 2008 से फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा और तब से मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल स्टॉक्स दोनों को डील करता हूँ। बेसिकली एडवाइजरी काम है मेरा, इन्वेस्टर्स को गाइड करना, उन पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके देना, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की दुआओं देना। फिर एक पर्सनल लेवल पे एक शौक है लोगों को काम सिखाना, तो काम कराने के साथ साथ काम सिखाते भी जाते हैं। और ये काम बेसिकली पैशन है और जज्बा है कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। और जो एक इमेज लोगों के जहनों में है स्टॉक मार्केट का कि ये कोई कैसीनो है, तो उस इमेज को साफ करना, लोगों को रियल पिक्चर स्टॉक मार्केट की दिखाना, तब से ये सिलसिला जारी है। और माशाल्लाह 2020 से मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो अपनी फ्रेंचाइज लेके चल रहा हूँ, अपना उनके साथ पार्टनरशिपिंग है काम की, और माशाल्लाह इन्वेस्टर को साथ साथ एजुकेट भी करते जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इरफान भाई को ना 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, 2019 के वक्त उनके पास शायद मेरा अकाउंट भी नहीं था, लेकिन 2019 से मैंने जो उनकी गाइडेंस वाली बात सुनी है, मार्केट को समझाने का उनका जो तरीका है, मार्केट में ऐसे लोग तो आपको बहुत शायद मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी, जो सुबह उठेंगे आपको एक लेवल दे देंगे, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, 10 मैसेज आ जाएंगे। लेकिन मार्केट एक्चुअल में क्या है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और किस तरीके की मार्केट में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ऐसा इरफान भाई के अलावा और मार्केट के अंदर किसी ने मुझे, एटलीस्ट मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया। तो इरफान भाई, अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें, तो मैं समझता हूँ मेरा व्यूअर जो है बिल्कुल ही नन्हा बच्चा है। तो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है, अगर हम सबसे बुनियादी सवाल ये पूछे थे? देखिए, स्टॉक मार्केट ना एक इन्वेस्टमेंट प्लेस है। हर इंसान को इस दुनिया में, वैसे बात है, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, कोई भी आपका काम हो, जॉब हो या बिजनेस हो, अदर इनकम की ज़रूरत हर इंसान को। पैसिव इनकम की अगर हम बात पैसिव इनकम की बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी, जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस हम आए कुछ अरसे के बाद दुनिया में देखते हैं, तो उस वक्त लोगों को उस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अदर इनकम होना कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़रूरी है। क्योंकि इंसान अपने खर्चे कैलकुलेट ही नहीं कर सकता आज के दौर में, कि जबकि हाइपर इन्फ्लेशन भी हम लोगों ने कुछ अरसे पहले देखी। उन्हीं लोगों का सर्वाइवल है जिनकी एक से ज़्यादा इनकम रिसोर्सेज हों, और वही लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं जो एक से ज़्यादा इनकम की तरफ जो है वो मेहनत करते हैं। स्टॉक मार्केट एक टूल है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट ही लेके समझ के अगर किया, बिजनेस मान के चले, एक बिजनेस मान के चला जाए, अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे लेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है इस मार्केट से एक ऐसी इनकम हो सकती है कि जो आपको साल भर में एक अच्छी सपोर्ट आपके फाइनेंशियल, आपकी वेल्थ के जरूरत कर सकती है। इसीलिए ये स्टॉक मार्केट, कोई बात है कि अब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी है नहीं इस चीज़ को लेके, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल्स या बल्कि स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाती है कि उसको एक इन्वेस्टमेंट की आदत हो और इन्वेस्टमेंट की उसके पास लॉजिक क्लियर हो। और यही वजह होती है कि वहाँ पे आप पाकिस्तान के अलावा अगर आप दुनिया में देखें, इनफैक्ट आप अपने पड़ोसी मुल्कों में ही देख लें, इंडिया को देखो। वहाँ पे इंडिया को ही देख लें कि वहाँ की मार्केट्स क्यों इतनी बड़ी हुई। क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टर बेस है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आने के बाद नहीं सीखता, पहले वो अपने अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखता हुआ आ रहा है, और उसको अवेयरनेस वहाँ से मिल रही है, स्कूल से मिल रही है, कॉलेज से मिल रही है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंसान अगर इस बिजनेस को तरीके से बिजनेस की तरह लेके चले, तो कोई वजह नहीं है कि आप इस स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते। अच्छा सर, इसमें ये भी देखा गया है कि ये ऐसा एक बिजनेस है जिसमें बिल्कुल छोटी सी अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इंसान स्टार्ट कर सकता है और कोशिश करता रहे अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसमें मसले मसाइल भी आ रहे होते हैं। तो आप मार्केट के इतने पुराने
बंदे हैं मार्केट के अंदर, आपने कौन कौन से ऐसे फेज देखे हैं जिसमें इन्वेस्टर बिल्कुल यहाँ से लो फील करता है, और कौन कौन से आपने हाई फेजेस देखे इस मार्केट के हवाले से जो व्यूअर्स को बताना चाहिए? देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लेस और एक बिजनेस प्लेस के तौर पे अगर लेके आप चलेंगे तो ही ये बात आप जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे कि आप ग्रेजुअली अपनी जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं और उसके रिटर्न्स को उसी हिसाब से कैलकुलेट करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब एक इन्वेस्टर हमारे पास आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है और वो आके एक अकाउंट ओपन करता है, अब वो 5 और 10,000 रुपए से स्टार्टिंग भी अगर करे तो पॉइंट ये होता है कि वो डबल नंबर ऑफ शेयर्स जितने वो ले रहा है उसकी सोच ये होती है कि डाले 10,000 है हो जाए 2 करोड़। तो बात ये है कि ये अप्रोच ही गलत है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात करके और जब टर्मिनल हाथ में आया तो स्पेकुलेटर बन गए। अब पॉइंट ये है कि पहले खुद डिसाइड कर लें कि करना क्या है। स्टॉक मार्केट में 2 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको पता ही है कि एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जब बंदा आए तो उसको इन्वेस्टमेंट की ही बात समझाई जाएगी। जब पहला सवाल हमसे होगा कि भाई मैं कैसे इन्वेस्ट करूं और किस क्राइटेरिया पे करूं, लेकिन 3 दिन बाद वही आदमी कह रहा होता है कि यार थोड़ा सा ट्रेडिंग भी करा दें अब हमको और कुछ चक्कर। FOMO उसके अंदर पैदा हो जाता है। बात ये है कि वो स्टॉक मार्केट की बेसिकली स्क्रीन की अट्रैक्शन ऐसी है कि इंसान को इजी मनी लगती है। स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो कि सबसे आसान नजर आता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप मिनिमम अमाउंट से शुरू करें। आप मंथली बेसिस पे अपनी सेविंग्स में से कुछ सेविंग इस इधर डाइवर्ट करें और हमेशा स्टॉक मार्केट में वो पैसा लाएं जिसकी आपको साल 2 साल 3 साल ज़रूरत ना हो। आप कभी भी टीवी देख के कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बना रही है और आप इस लालच में आ जाएं कि कोई ये कैसीनो है और यहाँ लोगों के छक्के लग रहे हैं, तो ठीक है स्टॉक मार्केट एक अच्छा रिटर्न देने वाली प्लेस है, लेकिन साथ साथ हाई रिस्क भी है। फिर वहाँ पर लॉसेस भी होते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया अभी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये 2 अलग चीज़ें। ट्रेडिंग बिल्कुल भी ये काम नहीं है नए लोगों का। ट्रेडिंग है ही सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छी तरह जानते हो और उस पैरामीटर्स को जानते हो जिस बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट करें, मंथली अपनी इनकम से एक सर्टेन अमाउंट आप बचाएं और वो वहाँ इन्वेस्ट करें। अब उसके कंपैरिजन में आप इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई रियल एस्टेट है या और कोई नशर है, तकाफुल है या किसी में भी आप इन्वेस्ट करेंगे, मैं बड़ा ये श्योर होके ये बात कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट वो जगह होगी जो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी जाएगी। अरे इसके अंदर एक और बात भी है, आप मार्केट में थर्ड डेकेड आपका ये मार्केट के अंदर है, शायद से भी आप पहले के हैं। फोर्थ डेकेड एक्चुअली अगर मैं कहूँ 1990 से आपने स्टार्ट किया था। 97 से। अब उस दौर में जब आपने स्टार्ट किया था 2025 में जब आप मार्केट को देख रहे हैं, कितना मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के अंदर चेंज आया, मार्केट में टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, क्या आपने मार्केट के इस हिस्ट्री के अंदर आपने इसमें चेंज देखा है? देखिए सच्ची बात यह है कि स्टॉक मार्केट की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टर बेस ये बेसिकली बनना शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में। 2001 तो 2001 2002 ये यहाँ से आपकी 9/11 के बाद 9/11 के बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी टर्न अराउंड था, वहाँ से 2008 तक की जो जर्नी थी, क्योंकि 2008 के बाद फिर फाइनेंशियल मेल्टडाउन, फिर रिसेशन आ गया और फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया मुल्क के अंदर, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। मैं अगर आप इसके कंपैरिजन की बात करो कि वहाँ से और आज में क्या फ़र्क आया, कितना ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा फ़र्क आया। अच्छा, ना तो टेक्नोलॉजी में आया, ना कोई हमारे रेगुलेटर्स या स्टॉक एक्सचेंज कोई ऐसी नए प्रोडक्ट्स लाने में कामयाब हुए। मार्केट में अट्रैक्शन मार्केट में कोई अट्रैक्शन नहीं पैदा कर सके आज तक। अच्छा, जो भी टेक्नोलॉजी का भी जो चेंज है वो भी इंडिविजुअल ब्रोकरेज इंडस्ट्री की तरफ से है। वो उन्होंने बहुत सारा छीनने की कोशिश। उन्होंने ही क्लाइंट किया। आज भी आप नोट करें कि ब्रोकरेज हाउस ही होता है जो इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहा होता है, ब्रोकरेज हाउस ही होता है जो कि इन्वेस्टर को गाइडलाइन भी दे रहा होता है और वो इन्वेस्टर को एडवाइस भी कर रहा होता है। अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज या और रेगुलेटर्स की तरफ से आज तक नहीं नजर आया मुझे कि कोई इतना ज़्यादा वो कोई मेहनत करें या उनकी इंटेंशन हो कि स्टॉक मार्केट को ग्रो करना चाहिए या कोई नई प्रोडक्ट्स वो लेकर आए। हम आज तक रोल ओवर वीक नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब आखिरी हफ्ता जो होता है, तो बात यह है कि यहाँ पर इतने मसले मसाइल हैं, हम अभी बहुत पीछे, हमें बहुत काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। हमें अपनी स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए मार्केट का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, नए IPOs आने चाहिए,
आईपीओ लाने के लिए किसी कंपनी के लिए जो क्राइटेरिया है उसको आसान कर देना चाहिए। फिर जो नया इन्वेस्टर आपके अकाउंट खोल रहा है उसको चोर साबित ना करे, उसके लिए आसानी पैदा करे। अगर आज भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है और लोकल मार्केट में कम है, उसका एक रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका एक्सेस आसान और वो मिनिमम अमाउंट सारे बैंकों के वो अपना अकाउंट खोल लेता है। जबकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाने जाएंगे ना, तो आपसे बिल्कुल तफ्तीश की जाएगी, आप कौन हैं, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट दें, फलाना दें, टिमकाना दें, KYC और ये सारी चीज़ें के मामला हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में देखिए, जब तक आप अकाउंट ओपनिंग या इसको कह लें कि इन्वेस्टर का एक्सेस आसान नहीं करेंगे ना, तब तक आपका इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज अच्छा, फिर एक जो ये तो एक पार्ट था, इसका जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों आपकी स्टॉक मार्केट में आज तक इन्वेस्टर बेस नहीं बना या स्टॉक मार्केट ने ग्रो नहीं किया। पॉलिटिकल अनरेस्ट। बिल्कुल। आप इस मुल्क को तो पहले संभालने सही से। जब स्टॉक मार्केट में हर 2 3 4 साल के बाद एक बहरान आना है और लोगों ने जो 3 साल में कमाया हो वो 6 महीने में देके जाना है, तो क्यों कोई स्टॉक मार्केट में आएगा? क्योंकि किसी भी स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है वो इन्वेस्टर ही होता है। अगर आप इन्वेस्टर को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकें, आप उसको एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल दे सकें और स्टॉक मार्केट की कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सके, जैसा कि आप देखें इंडिया की स्टॉक मार्केट देख लें, आप से 12 साल से हर साल वो स्ट्रेट ग्रोइंग साइड पर है, क्योंकि बेसिकली वो स्टॉक मार्केट ग्रोइंग साइड पे नहीं है, वैसे कंट्री ग्रोइंग साइड पे, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड हमारे 9 साल में 3 दफ़ा जो है क्रैश कर चुकी। जी, आप नोट करेंगे पिछले 2020 से नहीं 2011 से 2023 22-23 तक वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक है, अब उसके बाद चले, अभी ये 2022 से कुछ अभी फिलहाल स्टेबल है कि चले, अब ये एक फाइनेंस मिनिस्ट्री पे मुल्क चल रहा है। लेकिन आज भी इन्वेस्टर हो चाहे लोकल या इंटरनेशनल, उसके जहन में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या गारंटी है कि ये गवर्नमेंट जाएगी तो आने वाली गवर्नमेंट इन पॉलिसियों को रिवर्स नहीं कर देगी। हमें बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी स्टॉक मार्केट खुद ही ग्रो करेगी। अभी ये कुछ अर्से पहले पिछले 1 डेढ़ साल में जो आपकी स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं, मेरे हिसाब से हिस्टोरिक रिटर्न्स है। इसी में हमने सुना कि सबसे हिस्टोरिक UIN ओपनिंग हमने अकाउंट ओपनिंग देखी, हिस्टोरिक देखी हमने। तो ये क्यों आई भाई? जब आप ग्रो करेंगे, इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न आपकी स्टॉक मार्केट देगी तो एग्जाम्पलिटली अट्रैक्शन आएगी, आपका इन्वेस्टर आपके पास आएगा। अदरवाइज यही होगा कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा जो इन्वेस्टर बेस है वो दुनिया में बाहर की स्टॉक मार्केट्स के अंदर काम कर रहा। जैसे क्योंकि मैं बिल्कुल एक यंग इन्वेस्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ या ऐसे इस लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल नए हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट में जो हम पैसे दे रहे हैं, अच्छा पाकिस्तानियों को एक बड़ा मसला है, वो अपने पैसों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा किसी को भी देने से वो पैसे जो है ना बड़ा हिचकिचाते हैं और सारे मामला है। तो क्या मार्केट में जब एज एन इन्वेस्टर मैं ब्रोकर को पैसे देता हूँ या ब्रोकर के पास मेरे कुछ शेयर्स पड़े होते हैं, उसकी सेफ्टी के हवाले से क्या कुछ मामला दें, वो दौर चला गया। अब कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं है। अब ब्रोकर भी इतना ज़्यादा कंप्लाइंट हो चुका और आपकी अकाउंट ओपनिंग अब इतने कंप्लाइंस के साथ होती है। आपके शेयर्स हों, आपके कैश अवेलेबल हो, वो सब चीज़ें सिक्योर्ड हैं। रेगुलेटर पीछे, रेगुलेटर आपके साथ है हमेशा। कभी किसी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम आए, आप रेगुलेटर को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ईमेल। SECP मौजूद है, क्लियरिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसके साथ साथ जो है वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट के सर पर मौजूद हैं, जो एक इन्वेस्टर की सिक्योरिटी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। और अब पिछले 6-7 सालों में कंप्लाइंस के ऊपर तो इतना काम हुआ ही है कि इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इन्वेस्टर को हम आने ना देने वाला काम करता है कि इन्वेस्टर ना ही आए तो बेहतर है। यानी हमारे जो इदारे हैं इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं एटलीस्ट इस फ्रंट के ऊपर कि एटलीस्ट एक नया आने वाला बंदा इस बात से तो सिक्योर रहेगा कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जा सकता। देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दैट आपकी चॉइस दैट इसके ऊपर है। लेकिन कोई आपके पैसे में कोई हेरफेर हो जाएगी जो पिछले कुछ अरसों में 15-20 साल पहले हमने देखी, इस तरह का कोई चीज़, कोई फियत नहीं होना चाहिए किसी इन्वेस्टर को। माशाल्लाह हमारी चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। अच्छा सर, इसके बाद जो सबसे अकाउंट खुलवा लिया हमने, देख लिया अकाउंट खोलने में बहुत परेशानी आती है, कुछ ना कुछ करके हमने अकाउंट खुलवा लिया। अब जब एक नया बंदा मार्केट के अंदर आता है, उसका सबसे पहला सवाल ये होता है मार्केट में एनालाइज कैसे करें, मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएं, क्या देख के हम शेयर परचेज करें। देखें, ये अच्छा सवाल किया आज आपने। ये क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ये इस तरह के सवाल लोग कर रहे हो,
हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या पहले डॉक्टर से कभी ये कहा है कि पहले यार FRCS करवाओ, हमें पहले डॉक्टर बनाओ फिर इलाज करेंगे? ज़रूरी तो नहीं है कि आपने पहले जो है वो PhD करनी है इकोनॉमिक्स में, फिर स्टॉक मार्केट के तमाम जो है किस्म की एनालिसिस आपने सीखनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल सही। तो शॉर्टकट ये है कि अच्छा एडवाइज़र चूज़ करें। ब्रोकर ले लो। हमारे यहाँ 80% क्लाइंटेज जो हमारी इन्वेस्टर बेस है, वो ब्रोकर जब सिलेक्शन पे जाती है तो वो ये देख रही होती है कि कमीशन किसका कम है। बिल्कुल ऐसा। तो कभी बीमार हो तो सबसे सस्ता डॉक्टर भी ढूंढ के देखे कि जो 10-15 रुपए में इलाज करता हो, और उसके पास अपने किसी फैमिली मेम्बर को ले आके देखें। पॉइंट ये है कि अच्छा एडवाइज़र ढूंढें, और ऐसा एडवाइज़र हो कि जो कम से कम आपको इतनी अवेयरनेस करा दे कि आप उसकी बात को समझ सकें, बात पे भरोसा करो। बात पे भरोसा कर सकें, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम से कम आप जो है वो देखें कि वो कितना क्रेडिबल खुद है और कितना अरसा उसको इस काम में हो चुका और कितना वो काम को जानता है। देखिए, काम सीखना बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना 28 साल का तजुर्बा आपको मैं 3 महीने में दे दूंगा या 2 महीने में दे दूंगा, या जितनी किस्म की भी एनालिसिस है उसमें कमांड आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये तरीकाकार, ये सोच गलत। जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी निकल गई, हमारी निकल गई, हम अभी पूरे नहीं हुए, हम सीख रहे हैं। इसकी एक और वजूहत ये भी है ना कि मेजोरिटी तो है जो मार्केट में एक्टिव हो भी नहीं सकते, वो मार्केट में पैसे बैठ। यही बात है। देखिए फैजान, मैं आपको बताऊं, आपका वैसी बात अपना एक बिजनेस है, आप जैसी बात है सारा दिन उस बिजनेस में भी मसरूफ हो, या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप फारिग हो जाएं और आगे बैठ जाएं मेरे साथ, अब मैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसा होता है कि एक फ़ोन पे या एक व्हाट्सएप टेक्स्ट पे पूछ रहे होते हैं कि यार ये हमें समझाएं ये काम कैसे होता है। तो मैं हंसता हूँ कि यार मैं व्हाट्सएप के रिप्लाई पे कैसे समझा दूँ उसको, यानी मैं अपनी ज़िंदगी का 28 साल मैं 3 लाइनों में लिख दूँ उसको, ये इशारा है। पॉइंट ये है कि आपको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि आप किसी एडवाइज़र की बात को समझ सके, ठीक है? और ये ड्यूटी उस एडवाइज़र की बनती है कि वो आपको इतना एजुकेट कर दे कि आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाएं। लेकिन हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा कि किसी के भी कहने पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन एट द एंड आपका है। आपको काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी सेंस ज़रूर आ जानी चाहिए उस ब्रोकर के थ्रू या उस एडवाइज़र के थ्रू कि आप अपने डिसीजंस खुद लेने की पोजीशन में डिसीजन ओन भी करें फिर। और फिर ऑन करें। देखें, स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की एनालिसिस है। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है कि हर सब्जेक्ट के आप चैंपियन अगर बनने के बात करेंगे तो बस ठीक है, फिर नस्लों में ही बात जाएगी ये। अदरवाइज़ आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये जो मेरा बंदा मुझे एडवाइस कर रहा है, किस क्राइटेरिया पे कर रहा है, उससे सवाल पूछें और फिर आगे बढ़े। पॉइंट ये है कि आप ये नहीं देखें कि आपने जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना है, तो उसका कमीशन ही सिर्फ कम हो। तो फिर वही बात है कि सस्ते चीज़ की तरफ जब आप जाएँगे तो आपको ऐसी ही एडवाइस मिलेगी कि दिन में 15 आइटम खरीद लो, 15 आइटम बेच दो। 6 महीने बाद रियलाइज़ होगा कि क्या हुआ। हमेशा स्टॉक मार्केट को समझ के काम करें। समझने के लिए जितना आपका समझना बनता है उतना समझें। समझाने वाले भी तो फिर नहीं है। बात ये है कि समझाने वाले तो ये देखो चॉइस मौजूद है। फैज़ान, मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री का हूँ, मुझे पता है यार। आप यकीन करें कि मैं अगर किसी को खुद से समझा रहा होता हूँ ना, तो मैं ऐसे ऐसे जवाब सुनता हूँ कि यार इरफान भाई छोड़ो, इतनी तकरीर नहीं करो। ये बताओ क्या लेना है, क्या बेच। देखिए हमारे यहाँ वो ये माइंडसेट है, क्योंकि शुरू में जब मैंने आपसे बात की, आते वक्त मेरे पास अकाउंट ओपनिंग होती है कि यार बहुत मेहनत का पैसा है, बच्चों के लिए रखा है, नहीं चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए कहीं, आप मुझे इन्वेस्टमेंट करा दें। और यकीन करें अकाउंट खुलने के 3 दिन बाद फ़ोन आ रहा होता है, 2 आइटम तो बताना क्या लेना चाहिए। यार ये आपने बताया नहीं, ये आइटम तो ऊपर के कैप लग गया। तो मैं हंस रहा होता हूँ कि यार कौन लोग हैं ये, यानी मुझे खुद दावत दे रहे हैं कि मैं ब्रोकर बन जाऊँ, फिर मैं कराऊँ। बेसिकली देखें, जितना ज़्यादा ट्रेड कराया जाएगा मेरा मेरा घर चल रहा है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर्स इस बात के गवाह हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ, आप खुद गवाह हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ मैं कि मैं डिस्करेज करता हूँ कि नहीं करो ये काम। मैं तो कमाऊंगा उस्ताद, आपके साथ काम हो जाएगा। क्यों? कि ट्रेडिंग एक बहुत हाई स्किल काम है। ट्रेडिंग तक पहुंचने के लिए पहले इन्वेस्टिंग को 2 4 5 साल मेहनत लगा के स्टॉक मार्केट को समझ लें, सुकून से काम करें, ताकि और उसमें एक रीजनेबल गेन एक्सपेक्ट करें। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। स्टॉक मार्केट में जब मैं पैसा डालता हूँ ना, तो मुझे सामने वाले को से ही चाहिए होता है कि वो मुझे 600% 400% का गेन दे दे। इवन कि अभी कुछ दिन पहले भी एक साहब का मुझे मैसेज आया, इरफान में कोई ऐसा आइटम बताए 200-300% का जिसमें गेन हो। तो मैंने बोला फिर मैं आपको क्यों बताऊं, खुद नहीं ले लो। मैं आपको क्यों बताऊं? मैं भाई, आप स्टॉक मार्केट से हमेशा एक रीजनेबल गेन, इतना गेन जो कि किसी भी फिक्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में आज फिक्स इन्वेस्टमेंट में 10 11 12% अगर आपको कहीं रिटर्न मिल रहा है,
आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर इस जहन के साथ बैठेंगे 15, 16, 17% अगर मैं निकालने में कामयाब हो जाऊं, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन के साथ मिलाने, अगर साल भर में मैंने 15, 16, 17% रिटर्न निकाल लिया तो मैं जीत गया। ये बहुत ह्यूज रिटर्न्स हैं भाई। असल में मसला हमारी आवाम का सर ये है ना, जो भी आपने 10, 11, 12% की बात करी ना, वो उसको इतना बड़ा मान के चल रहे हैं, और उसका उनको जो आसान पैसे की आदत लग गई है ना, वो इस बात पे देख ही नहीं पा रहे कि इनका पैसा कैसे असल में देखिए, मैं सुन बताऊं, जिस दिन आप स्टॉक एक्सचेंज को एक बिजनेस मान लेंगे ना, तो उसका कंपैरिजन करने लगेंगे किसी भी और एक और बिजनेस से। आप पाकिस्तान की टॉप किसी मार्केट में तारिक रोड पे जाके शॉप खोले, लेकिन मुझे आपके पहले ही महीने आपने वहां पे पैसे डबल करने, कभी भी नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकते। आप इंडस्ट्री लगा लीजिए, चले पाकिस्तान में आजकल आईटी सेक्टर का बूम है, आप आईटी का एक सेटअप लगाइए, मुझे जरा साल भर में आप 200 गुना 300 गुना का रिटर्न तो लेके दिखाइए। पॉइंट ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट की बारी आती है तो इसको कैसीनो समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, और उसमें रिटर्न चाहिए कैसीनो वाला, तो उसमें तो वही है कि आप ठीक है कोई नहीं चले। अदरवाइज अगर आप रियलिस्टिक हो गए 15, 16, 17% को टारगेट करें, तो फिर स्टॉक मार्केट आपको कुछ ऐसी चीज कभी कभार दिखाएगी, वंस इन अ ब्लू मून, कि कोई एक पोर्टफोलियो में कोई एक शेयर होगा जो आपको ले जाकर बूम कर जाएगा। वो बात है कि फिर वो आपके आपके एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवाइजरी आपको किस तरह की मिल रही है। इवन के देखिए, हम तो फेस कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर बेस खुद ये चीज चाह रहा होता है कि उसको खुद नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता इस बात को, कि जब वो माइंडसेट ही ये है कि यार इरफान भाई तो रोजाना के 6 आइटम नहीं थे, वो ये नहीं समझ रहा कि इरफान भाई अपना धंधा पेट काट रहे हैं, अपना धंधा रोक तुम्हें बचा रहे हैं, तुमको चाह रहे हैं कि तुम किसी तरह कमाओ, लेकिन तुम्हें जो कमाना है वो 200-400%। इरफान भाई मार्केट से निकाल के दिखा सकते हैं आपको 16-17%। ये देखें, ये जो पिछला एक साल गुजरा है जहां पे 400, 600, 200% के रिटर्न लोगों के बने हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून वाली। वंस इन अ ब्लू मून। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 28वां साल है इस मार्केट के अंदर। ये मुझे मुशर्रफ साहब के दौर में याद है कि 2004-5 में इस तरह के बूम में लोगों ने कमाया था, या अब ये एक साल हुआ है। अदरवाइज आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आप किसी भी दुनिया की मार्केट को देखें, अगर वहां कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है तो वो हर साल कोई 200% की थोड़ी है, वहां पे एक रिजनेबल आपको रिटर्न मिल रहा होता है। वो अगर आप रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने पास जमा करते जाएं, आप कंपाउंडिंग करते जाएं, जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग करेंगे तो आज से 20 साल बाद एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो 20 साल में मैच्योर होती हो, और एक स्टॉक का अकाउंट जो 20 साल बाद आप देख लें, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उसमें 200-300% का जो है वो आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये चीजें लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फील होंगी, लेकिन आप चाह रहे हैं वही रिटर्न जो मैं आपसे कहूं कि 10 साल में आएगा, आप चाह रहे हैं 10 महीने में या 10 घंटे में या 10 दिन में। सिर्फ फर्क है अप्रोच का। जिस दिन पाकिस्तान में इन्वेस्टर की अप्रोच रियलिस्टिक हो जाएगी, वो नुकसान करना छोड़ देगा और डेफिनेटली इस मार्केट से कमाएगा। देखिए, अप एंड डाउन होना पार्ट ऑफ द गेम है। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने जो चीज ली है वो क्या मैंने अपनी सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से पकी ली है, तो फिर खड़े हो जाए। यहाँ आपने जो बेसिकली बात की, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस की बात की है, तो हमारे जो व्यूअर्स होते हैं या जो नया बंदा होता है, वो एक्चुअली अगर मार्केट में आता भी है, थोड़े बहुत ये जो गिमिक्स देख के आता है कि किसी ने ट्रेडिंग स्क्रीन पर ये करके दिखा दिया तो उसने ये बाय कॉल दे दी, उसने ये सेल कर दिया, तो यहाँ पर एक हमेशा एक जो जंग होती है ना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की, इसके बारे में इरफान में क्या कहेंगे आप? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों लाजिम सब्जेक्ट्स हैं, दोनों। किसी एक के बगैर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, और किसी भी एक सब्जेक्ट को ये नहीं कहा जा सकता कि ये काम का नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क एक ये है, जब आप इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ी सी सपोर्ट लेते हैं, प्योर आप जाते हैं फंडामेंटल्स की तरफ, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ की तरफ, उस सेक्टर की ग्रोथ की तरफ, उस मुल्क की ग्रोथ की तरफ, ठीक। लेकिन जो दूसरा टूल है ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो वहां फंडामेंटल का कोई काम नहीं है एज सच, सिवाय इसके कि आप बहुत मोटे मोटे मैक्रो लेवल पे चीजें देख लें। लेकिन ट्रेडिंग में फंडामेंटल का 1% का इन्फ्लुएंस है, बाकी 99% जो मैकेनिकल एनालिसिस और ह्यूमन साइकोलॉजी, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि ट्रेडिंग, जैसे मैंने शुरू में भी कहा ना, कि काम ही अलग है, ट्रेडिंग माइंडसेट ही अलग है, एटीट्यूड ही अलग है, उसको आपस में मिक्स ना करें। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट ली, और जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं
तो टेक्निकल की एक छोटी सी सपोर्ट के साथ आप फंडामेंटल पे तवज्जो दें, और ये दोनों सब्जेक्ट लाजिम और मलजूम हो, इन दोनों में से कोई एक भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, यानी अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो इन्वेस्टर बेस है, अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए फंडामेंटल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल कम इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रेडिंग वाला हमारा बेस है, जिनको ट्रेडिंग करनी है हफ्ते में एक दफ़ा या दिन में एक दफ़ा, तो वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करे, फंडामेंटल पे कम फोकस करे। मैं क्लियर करता हूँ, सुने। इन्वेस्टमेंट है कंपनी के ऊपर बैट करना, कंपनी की ग्रोथ पे बैट करना। तो जब आप कंपनी की ग्रोथ पे बैट करेंगे तो उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ ओवर द टाइम पीरियड आएगी। आपको सिर्फ इस बात पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो आपने उस कंपनी के बारे में एनालिसिस किए हैं, क्या वो सही है, क्या आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उस कंपनी के सेक्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या वो सेक्टर आज की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको उस सेक्टर को फेवर मिलती है या नहीं। उसकी बहुत बड़ी मिसाल, पीछे 70-75 साल में टेक्सटाइल सेक्टर आपका लीडिंग सेक्टर होता था जो एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करता था, और आज आपने देख लिया 1.5 साल बाद फिनिश। टेक्सटाइल सेक्टर मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान में वाइंड अप कर दिया गया। अब जो जाइंट्स से वो रह गए, यानी पॉलिसी शिफ्ट आया। 4 साल पहले आईटी सेक्टर पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं था, आज हॉट फेवरेट जो है वो घर की बहू है, और आईटी सेक्टर। फूड इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री। इसी तरह देख लें, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री नई सामने आई, आप उसकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब आप तवज्जो दे रहे हैं, पॉलिसीज नजर आ रही हैं। अब इन्वेस्टमेंट है कंपनी और सेक्टर की ग्रोथ पे, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम, और रातों रात होनी भी नहीं है। और रातों रात होनी नहीं है, तो आपने ओवर द टाइम पीरियड आपने उसको देखना है, आपने उसकी ग्रोथ को देखना है। तो इस यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिफ्लेक्शन भी फिर एक खास टाइम पीरियड के बाद आनी है। अच्छा, इधर आ जाए अब आप ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग तो कोई कंपनी ना भी हो, तो चाहे बिटकॉइन हो जो हवाओं में, ट्रेडिंग तो वहां भी हो सकती। ट्रेडिंग बेसिकली शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर पैसे बनाने की कोशिश करने का नाम है, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कैलकुलेट होते हैं। बिल्कुल। पता समझ ना, बिल्कुल। जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कैलकुलेटेड होके चलेंगे, वहां पर आपका 1:3, 1:2 एटलीस्ट क्राइटेरिया। अब पॉइंट ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में जब किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड बताओ तो वो 1:10 मांगता है, 1:30 मांगता है वो। तो मैं कहता हूँ यार क्या हो गया यार, मसला है कि वन पे वो रुकता भी नहीं है। वो रुकता भी नहीं है। अच्छा, फिर वो 1 भी नहीं होता। हाँ, अच्छा, फिर उसमें ये भी होता है, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, ट्रेडिंग किसी को सेटअप बता दिया कि भाई ये है, ये स्टॉप लॉस है, ये इसका टेक प्रॉफिट है। तो स्टॉप लॉस जब आ रहा होता है तो हम जाके चेक करो तो स्टॉप लॉस हटाया हुआ होता है। कहते नहीं इरफान भाई देख लेंगे, अभी स्टॉप एट नहीं कराते यार। वो फिर वही बात हो गई कि फिर अब आप इन्वेस्टर बनना शुरू हो गए। तो यानी अब आपने अपना ट्रैक बदल दिया। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी काम, अगर आप इस तरह से बार बार अगर आप डबल माइंडेड होंगे तो गाड़ी भी मार देंगे आप। एक ड्राइवर डबल माइंडेड होता रहे कि मुझे एक्सीलेटर दबाना है, नहीं दबाना है, स्टीयरिंग मोड़ना है, नहीं मोड़ना है, तो एक दफ़ा क्लियर हो जाए, और जो चीज़ क्लियर कर ले वो कॉपी पर नोट डाउन करे, अपना प्लान लिखे, और फिर जब शैतान भड़काए तो उसको देखे कि क्या लिखा था। तो इस तरह के केसेस हम फेस करते हैं, बहुत कॉमेडी हो रही होती है। अच्छा सलमान भाई, इसी के लाल से मैं खाली पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, मैं एक वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स भी देख रहा था थोड़े दिनों पहले। वो ये बात बताते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एक्चुअल में मार्केट को पैसा दे के जाता है बनस्बत जो इन्वेस्टर है जो बैठना प्रेफर करता है या मार्केट के। अवेयरनेस नहीं है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए मैं एक चीज इस तरह समझाता हूँ। इन्वेस्टर जो कमाता है ना, बेसिकली वो जो ट्रेडर लूज कर रहा होता है वो इन्वेस्टर की पॉकेट में जा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये। ये मेरी बात आज लिख लेता। क्यों? कि ट्रेडर बनने का तो सबको शौक, 100 में से एक होता है जो कमा रहा होता है, 100 में से एक। और वो जो कमाने वाला होगा ना, उसके साथ अगर 3 महीने उसके साथ अगर आप जुड़ के गुजार के देखें तो वो आपको इस दुनिया से अलग इंसान होगा। इमोशनलेस आदमी होगा वो एक अलग एटीट्यूड का इंसान होगा, वो एक अलग अलग डिसिप्लिन उसकी लाइफ होगी। वो जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो आपको उसकी पर्सनल लाइफ में नजर आई। वो डिसिप्लिन, वो इमोशनल कंट्रोल, वो सब चीजें उसके अंदर नजर आएंगी। वो 100 में से एक होता है। लेकिन जो 99 जो बाकी ट्रेडर्स हैं, वो जो मार्केट में लूज कर रहे हैं, वो बेसिकली इन्वेस्टर की पॉकेट में डाल। ये इस चीज को सिर्फ अगर कोई समझ लेना तो ट्रेडिंग से दूर हो जाएगा उस वक्त तक जब तक इस चीज की अवेयरनेस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के सारे ट्रेडर्स हारते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं। 1%, 1%, लेकिन 1 से 2% नहीं है। 1% ही है ट्रेडर जो इस मार्केट से कमाता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाता है। लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि उसको सेल्फ कंट्रोल बहुत हो उसके अंदर, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और जिन पैरामीटर
को सामने रख के वो ट्रेड कर रहा है, उन पैरामीटर्स पे उसकी कमांड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस पे हिट करना भी आप स्टॉप लॉस लगाना या स्टॉप लॉस सर्च करना एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि वहां आपका पैसा दांव पे लगा हुआ है। एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप रखें तो आप कभी भी किसी अनाड़ी से स्टॉप लॉस नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो स्टॉप हिट होने के बाद वो चीज़ पलट के ऊपर चली गई तो आपको गुस्सा है। ये चीज़ें बेसिकली सिर्फ इतना सा फर्क है कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको नो-हाउ होनी चाहिए, या तो खुद हो या कि एक अच्छा एडवाइजर हो, ठीक है। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, इधर जो ट्रेडर अकाउंट लूज करेगा वो इन्वेस्टर बेसिकली अपने पॉकेट में लेके जाएगा। तो इरफान भाई बेसिकली ये जो हमारा दौर चल रहा है इसके अंदर मार्केट के अंदर जैसे आपने कहा काफ़ी ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर भी आया, इसका ये मतलब है मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आपने 2023 से 2024 की मार्केट परफॉर्मेंस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा मार्केट में ये डिफरेंट 2 इयर्स रहे हैं और हिस्ट्री में ऐसे कभी इन 2 साल के भी मार्केट में देखे नहीं देखे? जी, मैं आपको बताता हूँ, असल में देखें पाकिस्तान में तो ये 2023-24 में इसलिए देर से आया क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था। आपने देखा ही था 2021, 22, 23 ये सारा बहुत ज़्यादा मुल्क डिस्टर्ब था। पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ अनरेस्ट चल रहा था, और उसी की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सर्वाइवल की जंग में मसरूफ़ हो जाएं तो इकोनॉमी को किसी ने देखना नहीं था। इकोनॉमी एक दिन ऐसा भी आया कि हमने शक होना शुरू हुआ कि हम शायद डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जब आप देख रहे थे कि आपका रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा था और एक फियर था हर इन्वेस्टर में। तो आपकी स्टॉक मार्केट $22 अरब की रह गई थी, और जो हमारे पी मल्टीपल्स थे वो एवर लो पी मल्टीपल्स के, हम 2.5 के पी मल्टीपल्स तक भी ट्रेड हुई। ई मल्टीपल यानी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो समझ लेंगे 2.5 का पी मल्टीपल हमने होता हुआ देखा, जो शायद 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ऐसा नहीं देखा हमने कभी। तो एक ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इसकी वजह से ना ये बुल रन बेसिकली देर से हुआ, लेट हुआ। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में ये बुल रन 2021 से स्टार्ट हो चुका, कोविड के बाद जब ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला मामला आया और पूरी दुनिया के अंदर जब करेंसीज जो डेप्रिशिएट हुई अगेंस्ट द डॉलर, तो वहाँ से ये पूरी दुनिया में समझ लें कि जैसा कि जब डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है लोगों का वो बढ़ेगा। तो लोगों ने नई इंडस्ट्री लगाने की इस्तेताअत जब लोगों के पास नहीं रही तो लोगों ने फिर पुरानी इंडस्ट्री में ही शेयर होल्डिंग करना मुनासिब समझा। यही ट्रैक पूरी दुनिया में था। हमारे यहाँ जब थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, जब एक गवर्नमेंट गई और फिर केयरटेकर आए, उन्होंने कुछ इकोनॉमी को संभालना शुरू किया, हम डिफ़ॉल्ट के मुंह से बाहर आए, तो एक एक्सपेक्टेड था कि इतना ही बड़ा बाउंस आपकी स्टॉक मार्केट करी, क्योंकि बहुत चीज़ें ओवरड्यू थी और एक फियर फैक्टर ज़्यादा था स्टॉक मार्केट में, जो कि अगर आपकी करेंसी जितनी डिवैल्यू हो चुकी थी या जो करंट आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उस वक्त, उससे भी ज़्यादा आपकी स्टॉक मार्केट डिस्काउंट पे चली गई थी। वो इस फियर पे कि भाई कहीं हम शायद ये मुल्क ही ना करे, कोई मामला ऐसा ना हो जाए। आपको याद होगा कि कुछ जहन लोगों का वहाँ चला गया था कि भाई ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे और शायद ये मुल्क है, पता नहीं अल्लाह ना करे। तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड था, जबकि अगर आप गौर करें तो आज भी आप 6 के तकरीबन पी मल्टीपल पर है। तो इस रीजन में अभी भी आप चीपेस्ट है। आज भी आपकी इकोनॉमी में इतनी जगह है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इसी तरह एक तो कंसिस्टेंट होके लेके चलें, दूसरा ये है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, बातों से आगे बढ़ें, तीसरा ये है कि जितनी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने अपने गले में ले रही हैं उनको डिसोन करें, उनको प्राइवेटाइज करें या उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें, उनमें काबिल लोगों को बिठाया जाए, सियासी अमल दखल जो है इन इदारों से अपना हटाया जाए, फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, अपनी काबीना का साइज छोटा करे, थोड़ा सा लोगों की तरफ तवज्जो दे कि आप सैलरीड क्लास से जो आप टैक्स लिए चले जा रहे हैं या आपको मौका लग गया, ये जो आपने पेट्रोल प्राइसेस से सब्सिडी ख़त्म की, पिछले 30-40 साल की सब्सिडी अचानक 2 साल में जो ख़त्म की है, लोगों की चीखें निकली हैं इसमें। लेकिन इससे इवेंचुअली हुआ यह है कि मुल्क को थोड़े पैसे ज़्यादा बचे और अब नज़रिया आ रहा है कि उसको भी एक टूल बना लिया गया है कि अब जो इंटरनेशनल प्राइस अगर ऑयल की नीचे जा भी रही है, आप नोट करें वो पास ऑन नहीं की है। उसकी वजह यह है कि अब तक पिछले 1.5 साल में कोई भी चीज़ हमने होती भी नहीं देखी है, सिर्फ पेपर पे। अब तक हम पेपर पे और बयानात पे चल रहे हैं, लेकिन हमें होप रखनी चाहिए अब जो अपकमिंग बजट है कि हम उम्मीद रखेंगे कि इस बजट में कोई इनिशिएटिव लिए जाएंगे और कोई ऐसा काम किया जाएगा
कि ये जो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ है ये 6% का अगर पी मल्टीपल है तो ये पी मल्टीपल हम 8 8.5% 9 एक एवरेज इंटरनेशनल मार्केट जो अच्छी चल रही है उसका पी मल्टीपल क्या होता है? 16-17 के पी मल्टीपल पे आपका यानी रीजन है डबल। डबल आपकी। मैं आपको बताऊं अगर आप अपने रीजन को ही ले जाए तो इंडिया 26-27-28 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होता है, चाइना जो है वो सब 26-27-28 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होता है। ये सिर्फ आप अपने बॉर्डर से अगर आप नोट कर, और अगर पाकिस्तान जैसी किसी कंट्री को भी अगर आप देख लें तो वहां पर भी आपको पी मल्टीपल 11-12% के बड़े इजीली नजर आ रहे हो। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को जिस बात का फियर होता है वो यही होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आज हम अपनी सियासत से इकोनॉमी को अलग करके खड़ा कर दें और इकोनॉमिक पॉलिसीज को अलग कर दें कि भाई इन पॉलिसीज को अब हम कोई नहीं छेड़ेगा, कोई भी हो आपस में लड़ते रहो, कोई पार्टी हो, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर कंसिस्टेंट लेके चलना शुरू हो जाए, मैं बेट कर रहा हूँ आपकी स्टॉक मार्केट इंडिया की स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ देगी। आपके यहाँ इतना बड़ा पोटेंशियल बाकी है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारी मार्केट का एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि इंडिविजुअल थोड़ा बहुत मार्केट को चला रहा होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉर्पोरेट है या बैंक्स वगैरह है, उन्होंने एक ईजी वे देखा हुआ है, गवर्नमेंट को लैंड कर रही है पैसे, गवर्नमेंट से पैसे बना के अपना जो साइज है वो भी बना रही है। हमारे कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट इतनी क्यों नहीं है? क्यों म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर इतना पैसा नहीं डाल पाता? जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर आप देखें ऐप के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, डीमैट अकाउंट है, सारी चीज़ें हैं, आराम से वो पैसा बना डाल रहे हैं। उनकी बैंक्स वगैरह मार्केट के अंदर बहुत पैसा डाल दिए हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतना मार्केट में इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब ये मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंडिविजुअल के लिए भी एक आसानी पैदा होगी। मैं बता देता हूँ, देखिए वही वही इसका रीजन है जो पहले भी मैंने आपको बताया। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए। स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट की प्लेस है और बड़ी सेंसिटिव प्लेस है। जरा सी किसी जो है वो गड़बड़ के ऊपर ना स्टॉक मार्केट जो है वो निकल जाती है। अब बात ये है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन बातों से अवेयर्ड हैं। वो क्यों आपकी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे कि जबकि उनको इस बात का डाउट हो कि हर 2-3-4 साल के बाद यहाँ पे पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी और एक नया टर्मोइल होगा और लोगों को लॉसेज होंगे। वो जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को सेव करेंगे, अपने आप से क्या होगा? अपने आप को सेव करेंगे कि भाई ठीक है, एक किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ अगर मैं अगर नज़र करूँ तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी देखेगा कि आप या मैं अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाल, हमें इस बात की जो है वो श्योरिटी है कि इनके डिसीजंस अच्छे होंगे। तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी, और जब तक स्टॉक मार्केट परफॉर्म कंसिस्टेंट नहीं करेगी तब तक कॉर्पोरेट्स भी आपकी मार्केट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये आज जो आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ चले जाते हैं या और अदर जो है वो इन्वेस्टमेंट टूल्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, तो उसका बेसिक रीज़न यही है। आज तक आपकी स्टॉक मार्केट में इतनी लिक्विडिटी ही नहीं आप प्रोवाइड कर सके हैं कि कोई फॉरेनर कोई ढंग का फंड आपके यहाँ इन्वेस्ट कर सके। आपके किसी कोई एक बड़े से बड़े मार्केट कैप वाले शेयर में भी अगर आप देख लें तो फॉरेनर अगर डॉलर यहाँ कन्वर्ट करा के उसको लेने बैठेगा तो वो इतने चीप पे वैल्यू तो वो कॉर्नर हो जाएगा शेयर। वो इसी बात से वो डरता है, फॉरेनर भी और आपका लोकल कॉर्पोरेट भी, कि इस मार्केट से एग्जिट लेना मुश्किल हो जाएगा। भाई अगर हमने अपने हिसाब से अगर साइजेबल अगर पोजीशन ली और कल को कोई गवर्नमेंट एकदम हम देखते स्लिप हो रही है तो हमारा तो यहाँ से भागना मुश्किल हो जाए। बीच में आई थिंक इनके डिविडेंड्स वगैरह भी रोक दिए गए थे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी हाँ, वो बीच में सारे ये मामला उसी वक्त हो रहे थे कि जब पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने वाली। डिफॉल्ट वाला मामला था, डॉलर्स की कमी थी, डॉलर अवेलेबिलिटी नहीं थी, रुपये डेप्रिशिएट हो रहा था। ये चीज़ें तो देखें गवर्नमेंट के एंड पे हुई हैं, अच्छी हुई, और ये जितनी भी चीज़ें अभी तक अच्छी हुई भी देख रहे हैं हम, इसका टोटल क्रेडिट जाता है SIFC को, कि जो कि ये जो इदारा बनाया गया SIFC का प्लेटफॉर्म, इसने एटलीस्ट यहाँ तक तो हमें लेकर आया कि हम डिफ़ॉल्ट के फियर से बाहर आए। आज आप एटलीस्ट अपनी रुपी स्टेबल हुआ हुआ देख रहे हैं। एटलीस्ट आपने इन्फ्लेशन जो है वो 39% की जो 1% तक जाती थी देखी, आपने 22% का इंटरेस्ट रेट अगर आज 12% पे है, और अगर आज आप इस बात की होप में हैं कि हाँ जी हम थोड़ी बहुत भी अगर रिफॉर्म्स करें, हम थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं, थोड़े से डॉलर रेस करने की तरफ चले जाएं, तो आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। तो यहाँ तक भी अगर आप पहुंचे तो इस एक इदारे की वजह से, SIFC की वजह। चलिए सर, अगर इस बात को यहाँ तक भी बोलें कि अभी भी हमारे अच्छा साल एक गुजरा है, अच्छे 2 साल गुजरे हैं या 1.5 साल गुजरा है, अभी भी क्या आपको मार्केट के अंदर उतनी पोटेंशियल लगती है कि इफ नॉट रिपीटेशन, लेकिन उस ईयर्स को कुछ हम मैच कर सकें जो पिछले 2 साल में हमने कमाया है? मैं आपको एक बार बताऊं कि देखें, पिछला साल तो एक्सेप्शनल था,
लेकिन पोटेंशियल आपकी मार्केट में आज भी इतना बाकी है। शेयर प्राइस अगर आज भी आप देख लेना तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में भी कुछ भी नहीं हुआ। शेयर का पी मल्टीपल कोई पी मल्टीपल नहीं है। जो शेयर प्राइस आज अवेलेबल है या जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन आज है, या ये बाजार आपका $100 बिलियन का हो सकता है। इस वक्त कितने है? अभी तकरीबन $49.3 बिलियन भी डबल की बी आई। और समझ लें कि अभी 4 महीने पहले दिसंबर में आपका मार्केट कैप तकरीबन 52.5 बिलियन, $52.5 अरब का दिसंबर की बात। ऑफ दिसंबर की बात है। और वहाँ से थोड़ा सा मार्केट आप देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत बाजार में डिक्लाइन है, तो तकरीबन $49.5 अरब की इस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट का साइज़ है। और ये साइज़ हम तकरीबन 2015-16 में हम $100 बिलियन की मार्केट देख चुके हैं। उससे पहले कभी $100 बिलियन हुआ था? नहीं, ये हमने वन टाइम ही हिट किया था $100 बिलियन। ये लास्ट टाइम पे जब 2015-16 की मार्केट थी, एक स्टेबिलिटी थी। देखें मुल्क जो है वो आपको याद होगा 2008 के बाद पेपल्स की गवर्नमेंट, उसने 5 साल पूरे किए। फिर इसी तरह जो है नून लीग की गवर्नमेंट आई थी और वो कंसिस्टेंट चल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा। और ये $100 अरब की मार्केट थी। फिर अचानक हमने एक दिन सुबह में देखा कि कोई पानामा हुआ है। बाद में पता चला वो पानामा कौन के साथ हुआ था। और फिर आप देख लें कि वो $100 अरब की मार्केट $22 अरब पे आके आज तक रिकवर नहीं है कुछ। हम रिकवर नहीं हुए। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्टॉक मार्केट में जो आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ है, जिस तरह से आपकी कंपनीज कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स दे रही हैं, जिस तरह से आपके यहाँ इस वक्त जो स्टेबिलिटी है, तो आपकी स्टॉक मार्केट कोई वजह नहीं है कि 7 से 8 का पी मल्टीपल भी ट्रेड हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 से 65 अरब डॉलर की हो जाए। और यहाँ से भी एक नए इन्वेस्टर को भी बहुत अच्छा यहाँ से स्टॉक मार्केट एक रिटर्न दे के जाए। अच्छा सर, इसी के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे आपने दिसंबर का टाइम पीरियड बोला ना, दिसंबर के बाद से हम देख रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस वगैरह का एक जो दौर था वो स्टार्ट हो गया। नई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी। तब से लेके अब तक समझ लें अप्रैल पूरा खत्म हो चुका है। मई के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ट्रंप ने आते साथ वहाँ पे टैरिफ्स भी लगा दिया है। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हमारी मार्केट के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं है, अगर मैं कुछ कहूँ, या एटलीस्ट हमारे लोगों को ये फेयर होता है कि बम कहीं फटता है, स्टॉक मार्केट हमारी गिर जाती है। तो क्या इतनी ज़्यादा हमारी मार्केट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से या इंटरनेशनल न्यूज़ पे अफेक्ट होती है? दुनिया भर में ये रुझान है। देखिए, स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की एक साथ चलती। अच्छा, क्योंकि आप भी इस फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक पार्ट हैं, चाहे छोटा सा सही। अगर यूएस ने टैरिफ जो है वो चेंज करने शुरू किए थे, तो उस टैरिफ की मदद की जद में आप भी आए। बिल्कुल है। अब आप थोड़ा आए तो आपकी मार्केट में थोड़ा डिक्लाइन है। अच्छा, फिर थोड़ी सी कंपनसेशन आपको ऑयल प्राइस ने दे ली, क्योंकि आप नेट इंपोर्टर हैं, तो ऑयल प्राइस नीचे आने की वजह से जो थोड़ी सी कंपनसेशन आपको मिल गई वो। अदरवाइज जो पिछले 3 महीने में दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में हुआ है, तो वो तो बहुत बुरा हुआ है। आपके यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ। मैं उनको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, आपकी स्टॉक मार्केट में करेक्शन है, मंदी नहीं है, डाउनफॉल नहीं है। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में डाउनफॉल आया है बाकायदा। वो होता क्या है कि जब एक मेन कंट्री है यूएस, जो कि दुनिया को रूल करने वाली कंट्री, जब वहाँ पर इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आना शुरू हो जाए और वहाँ पर इंटरनल लड़ाई के साथ साथ फिर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एक आपस में टसल है, और एक बहुत बड़ा पॉलिसी, यानी बड़े फ्रेम के अंदर आप देखें कि यूएस अगर यूरोप के अगेंस्ट बात करे, बिल्कुल, यूएस अगर यूक्रेन पे अपने अपने एलाइज के अगेंस्ट, अपनी नेटो के अगेंस्ट बात करने लगे, तो इट मींस कि जो लार्जर मैप है ये चेंज होने जा रहा है। और यहाँ पर कुछ दुश्मन दोस्त बनने जा रहे हैं और कुछ दोस्त जो है वो दुश्मन बनने जा रहे हैं। जब आप इतने बड़े फ्रेम के अंदर शिफ्ट होता हुआ देखेंगे, तो माइक्रो लेवल पे उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है। और ये वही इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं, चाहे थोड़ा सा ही लेकिन है। और इस वक्त पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि काश हमारे पॉलिसी मेकर इस वक्त अकल पकड़ें और दुनिया में निकलें, अपनी मार्केटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया में दिखाएं। इस वक्त दुनिया में मौका है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी का रिवाइवल करें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एक नई मार्केट सर्च करें, जो कि नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ किया। सर इसी तरीके से अगर आप पिछले 6 या 8 महीनों की बात करें तो इंडियन मार्केट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन के ऊपर है। इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? वो सबसे बड़ा, क्योंकि इंडिया के ऊपर तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को, क्योंकि इंडिया जो ट्रंप को सामान बेचता है उस पर जो टैरिफ लगाता है हमेशा से, तो वहाँ पे हमने शिफ्ट देखा ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप साथ में प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के खड़ा करके जलील कर दे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। अच्छा, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 से 12-14 साल में जितनी ग्रोथ की, वहाँ पर फॉरेनर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल।
जहाँ फॉरेनर्स का बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो जितना पॉजिटिव था आज वो उतना ही नेगेटिव हो गया, क्योंकि फिर उनका एग्जिट भी उतना उन्होंने फॉरेन अपने पैसे वापस नहीं, फिर वैसी बात है, वो फॉरेनर अपने आप को समेटेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा शिफ्ट पॉलिसी में आएगा तो डेफिनेटली फिर इंडिया की ग्रोथ के ऊपर भी उसका फर्क आएगा। ये जो इंडिया की 6-7% की कंसिस्टेंट ऑन एन एवरेज जीडीपी थी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टेबल रहेगी? तो इसलिए चाहे लोकल इन्वेस्टर हो इंडियन, चाहे फॉरेनर हो, दोनों अपने आप को हाथ खींचेंगे, और जो जिसे कहते हैं कि स्पेकुलेटिव भी जो पैसा जो आया हुआ था, एटलीस्ट वही सिर्फ पुल आउट होगा ना, तो स्टॉक मार्केट से एकदम जो है वो नीचे से फ्लोर हट जाए। इंडिया की स्टॉक मार्केट का जो डिक्लाइन था वो बेसिकली बिल्कुल जेन्युइन था, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट हिट हो रहा है इस टैरिफ वॉर की। तो ये मंदी मंदी है, करेक्शन नहीं है। ये इंडिया साइड में तो देखें अभी मंदी है, वहां पर जो है ना वो गड़बड़ हुई है, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसको उसमें तो उसको बहुत जल्द कवर भी करेंगे। अच्छा, फिर बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं उन, सही बात। वो दुनिया में निकल के नेगोशिएट कर लेंगे। वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की मार्केट है, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कोई साइड लगा देगा। पॉलिसीज वहाँ की भी बहुत कंसिस्टेंट। वहाँ के लोग बेसिकली देखिए, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स बेसिकली, पॉलिसी कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी दे रहा होता है किसी मुल्क को, लोग बनाने वाले तो लोग ही है ना। और फिर उनकी नीयतें, उन्होंने जो पिछले 14 साल में अपने मुल्क के लिए जितना कर लिया, वो इस प्रॉब्लम से भी बाहर आना जानते हैं, और वो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अरसे का नहीं है, क्योंकि देखें कुछ भी है, ट्रम्प की पॉलिसी इवेंचुअली इस वक्त जो है वो यूएस, द ग्रेटर यूएस की बात कर रहा है, तो वो बेसिकली जो यूएस पॉलिसी जो, हाँ, प्रो यूएस जब वो बात कर रहा है, तो वो बेसिकली यूएस के जो डेट्स है ना, अब वो डेट्स उनके गले आ चुके, अब उनको अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है बेसिकली। वो अपने अपने आगे किसी को नहीं देख रहे हैं। हम में और उनमें से फर्क ये है कि हम अपने अलावा सबको देखते, वो अपने आगे किसी को नहीं देखते। अब वो अपने आप को ठीक करने के लिए दुनिया में जितना शोर शराबा है, ये उसी बात का है। मुझे लगता है नेक्स्ट 6 से 8 महीने में ये चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी और फाइनेंशियल मार्केट्स में दोबारा से पैसा आना शुरू हो। चलो इरफान में जब हम मार्केट्स की ही बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि इंडियन मार्केट्स के अंदर इनकी यूथ की इन्वॉल्वमेंट है, या जो यंगर जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। जबकि हम अपनी मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ऐसा फील होता है कि एक जो यंग बच्चा है जो ग्रेजुएट हुआ है, पैसा भी कमाना किया है, और कुछ इसके अंदर अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके जज्बा भी है, लेकिन वो भी अपना पैसा जो है ना स्टॉक मार्केट में लगाने से थोड़ा सा डरता है। इसकी क्या वजूहत है कि हम पुराने बाबाओं को तो अट्रैक्ट कर चुके हैं अपनी मार्केट के अंदर, उन्होंने जनरेशन्स गुजार दी, अपनी पैसा भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, कारोबार खड़े कर लिए, लेकिन उनको वो यंग जनरेशन उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रही। उसका सबसे पहला रीज़न है यही कि एजुकेशन, आपका जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें आप अपने बच्चे को छोटी एज से ही इस बात की आदत नहीं डाल रहे, या इस बात की एजुकेट नहीं कर रहे कि इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। आपके पास जो टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही है, आज का बच्चा चाहता है यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, और उसके लिए अकाउंट ओपनिंग करना मिनट्स की बात हो। आपके यहाँ तो स्टूडेंट जो है वो अकाउंट समझ लें कि खुलवा ही नहीं सकता, या उसको खोलने के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं, इस तरह कह लो, कि उसका एक्सेस ही आपने नहीं रखा हुआ। जब जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के या एक स्कूल के बच्चे को, यूनिवर्सिटी के बच्चे को आपकी स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो उसने फिर किसी और तरफ ही जाना है। इस मुल्क की पॉपुलेशन का 65% बिलो 30 ईयर्स के बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने आगे इस मुल्क को संभालना है। हमें आज अपनी पॉलिसीज़ में इस तरह का जहन रखना चाहिए कि हम उन बच्चों को आज से टारगेट करना शुरू करें, क्योंकि हमारे बाद वही जनरेशन होगी जिसने ये चीज़ संभालनी है। और यही फ़र्क है कि जब भी आपके 3 करोड़ यूज़र पाकिस्तान के जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में 3.25 साढ़े 3 लाख टोटल यूआईएन 17 साल में खुले, उनमें से भी लाख सवा लाख हैं जो कि एक्टिव हैं, और वो भी सारे मैच्योर लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, यानी स्टूडेंट्स नहीं हैं उसमें, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को एक्सेस खुद से नहीं दिया, और आप कंप्लाइंस के नाम पे, जिसे कहते हैं कि मुश्किलात पैदा करे चले जा रहे हैं। तो ये फ़र्क है। आप क्रिप्टो में अकाउंट 3 मिनट में अभी खोल लीजिए बाइनेंस के अंदर, और स्टॉक मार्केट के अकाउंट 3 दिन में खोल के दिखाइए। कहीं सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात भी तो है ना कि देखिए, करने वाला तो भी स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, कहीं हमारी यूथ ज़्यादा गैम्बलिंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है। यानी जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया या फॉरेक्स का नाम दिया कि आज हमने पैसा डाला वो रात में डबल हो जाएगा या कल डबल हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं तो यूथ का भी तो क्या है ना। यूथ का मसला नहीं है ना, उनके एजुकेशन सिस्टम का मसला है। उनको अब एजुकेट तो करें, आप उनको बताएं तो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
जैसे मैंने भी अब अभी इसी पॉडकास्ट के शुरू में हमने बात की ना कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग चीजें हैं। ये अवेयरनेस देना किसका काम है? बच्चा कहाँ से, क्या नहीं पैदाइशी सीखा हुआ आएगा क्या? वो नहीं, बच्चा कहाँ से सीखे? मसला क्या है? सिखाने वाले तो हो। अच्छा, सिखाने वाले को खुद अवेयरनेस होनी जरूरी है। आप अपनी इस इंडस्ट्री में ही देख लें कि कितने लोग हैं, या स्टॉक एक्सचेंज कितने प्रोग्राम ऐसे कर लेता है अवेयरनेस के, या ये जो रेगुलेटर्स हैं इतनी इंडस्ट्रीज में इन्होंने कर लिए। अब ये पिछले कुछ अरसे में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एसोसिएशन जो है उसने फिर भी बहुत काम किया है पिछले 1 से 1.5 साल में। जो है वो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करके उनको उनको एजुकेट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ काफ़ी है। अभी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। ये काम एक इंडिविजुअल लेवल पे तो कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन या ब्रोकर लेवल पे ये काम तो हो रहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पे या हमारे रेगुलेटर के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे ये काम नहीं हो रहा अभी तक। आप एजुकेट तो करना सीखें, आप लोगों को बताएं तो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अदरवाइज बच्चे तो इसी तरफ पढ़ेंगे। अच्छा, मुल्क का नुकसान है डबल कि जब क्रिप्टो करेंसी में आपका जो है डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, अब वो चाहे लीगल उस चैनल से जा रहा है चाहे इलीगल जा रहा है, आपको क्या पता कि वो क्या रहा है मुल्क से। सर इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर रोकने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आती है। आपको पता है अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में होते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस तरफ भी मेहनत करने की ज़रूरत है कि भाई ये तो चलो है बुराई, इसको तो हम रोक लेंगे, लेकिन अच्छाई की तरफ तो तुम लोग भी आओ। आओ अपने स्टॉक मार्केट में हमारे पास पैसा लगाओ। बहुत सारी कंपनी से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन 3-3 4-4 दिहाइयों से यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। उन बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता। बेगम की ऐड भी नहीं चलती। इधर का अब PSL चल रहा है, आप PSL में देखिए कौन सी हमारी कोई बड़ी जायंट कंपनी अपना ऐड चला रही है या इसके बारे में कुछ पता चल। लेकिन बात यह है कि जब आपके मुल्क में अभी पिछले दिनों ही आपने 1 महीने में देख लिया कि बाइनेंस के एक CEO को बुला के बाइनेंस से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और अब जब आप खुद अपनी जनरेशन को दिखा रहे हैं कि बाइनेंस में हम इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, जबकि अभी पाकिस्तान में खूब वो लीगल नहीं है। सही बात। और गवर्नमेंट बैठी हुई है, या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर बाइनेंस वाले के साथ बैठ के साइनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। या मैंने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई लम्स यूनिवर्सिटी ने बाइनेंस के साथ जो एग्रीमेंट किया है। तो यार अब मैं क्या कहूँ, लम्स यूनिवर्सिटी के कौन से टीचर्स हैं जो बाइनेंस ट्रेड करना जानते हैं? मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनसे कहूँगा, इनसे ले लीजिए मेरा, ज़रा मुझे भी तो बताइए कितना आता है पाकिस्तान में बाइनेंस ट्रेड करना। अगर सिर्फ अंधी में बाय सेल कर लेना, ट्रेडिंग नाम है, तो फिर वाकई फिर तो आप लोग ट्रेडर हैं, फिर हमें काम नहीं आता। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट पहले खुद तो सोच ले करना क्या है, कि आप पहले रेगुलेट कर लें, फिर ये सब साइनिंग सेरेमनी दुनिया को दिखाएं। अच्छा, फिर कभी स्टॉक एक्सचेंज के साथ इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग की जितनी बाइनेंस की कर ली। मैं आपको बाइनेंस के आपको अभी अभी सर्च करके दिखा दूं कि पिछले 2-3 सालों में बाइनेंस ने कहाँ कहाँ डिफॉल्ट किया है, दुनिया के किन कंट्रीज में डिफॉल्ट किया है। खुद जो डिफॉल्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट अगर साथ बिठाएगी, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बिठा लिया था उसको लाके? भाई बात आप समझे? ये तो कभी कुछ खेल है हमारे यहाँ, जो चीज़ें नजर आ रही होती है उसके पीछे कुछ और खेल चल रहा होता है। कहीं ना कहीं कुछ और चल। मैं इंतजार में हूँ कि कितना चले रेगुलेट करेंगे ये क्रिप्टो करेंसी को, और उससे मुल्क को कितना फायदा होगा। यानी मेरे लिए तो देखिए, मेरा पाकिस्तान है, आप मुझे ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी आने से मुल्क को, पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। मैं इंतजार करूँगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी का जो रुझान है वो पीक करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। अब हमने देखा कि इसको रोकने की बजाय गवर्नमेंट उसके साथ और इसको बढ़ाने में या जलती हुई आग में और घी डालने का काम कर रही है। तो जाहिर है कुछ ना कुछ पीछे इनके भी जहन में चल रहा होगा। अच्छा होगा, कोई ना कोई अच्छा इनके जहन में होगा, लेकिन ऐसी बात है कि जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तो उसी रिकॉर्ड के ऊपर ही बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। पैसा है कोई तमाम वो कौन चला रहा है, कौन पीछे जिम्मेदार है? IMF कह चुका, वर्ल्ड बैंक कह चुका कि हम जिम्मेदार नहीं हैं किसी किस्म का। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो, वैसे बात है कि इस तरह का कुछ सोच रही है, तो कुछ बेहतर ही सोच रही होगी। मैं वैसी बात है किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन आज तक 95% क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वो या तो टेरर फाइनेंसिंग के लिए है या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। अब इन दो में से कौन सा काम गवर्नमेंट करने जा रही है, तो गवर्नमेंट को पता हो। यानी चलें इरफान भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाएं, तो कोई ऐसी एडवाइस अपने यंग जनरेशन को देनी है या एक न्यू इन्वेस्टर को देनी है? क्योंकि न्यू इन्वेस्टर तो एक 40 साल का आदमी भी हो सकता है, 50 साल का आदमी भी हो सकता है, 30 साल का आदमी भी हो सकता है। वो ऐसी एडवाइस जो कि इस मार्केट को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, 2 या 3 एडवाइस कुछ ऐसे टिप्स देना चाहें। देखिए, मेरे हमेशा एक मशवरा रहता है कि इन्वेस्टमेंट करें,
ट्रेडिंग ना करें, यानी इसको बिजनेस बनाएं, इसको कैसीनो ना बनाएं। जिस दिन बिजनेस बना के इस काम को अडॉप्ट किया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये स्टॉक मार्केट्स आपको बहुत ह्यूज रिटर्न्स देंगी। और अगर आपने इसको कैसीनो समझना है तो कैसीनो में विनर और लूजर दोनों बराबर है। फिर बल्कि मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आप ट्रेडिंग स्किल्स हर किसी में होती नहीं, तो जब आप ट्रेडिंग कर नहीं सकेंगे तो इवेंचुअली पैसा लूज करके जाएंगे, और जो आप पैसा लूज करेंगे वो एक इन्वेस्टर होगा जिसके पॉकेट में जाएगा। इन्वेस्ट करें, अपनी लोकल मार्केट के अंदर करें, इससे आपके मुल्क को भी फायदा है, आपके मुल्क के अंदर जो मौजूद कंपनीज हैं उनको फायदा है। अपने लोगों को सपोर्ट करें, ना कि आप यहाँ का पैसा बाहर बेच के ये बाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी इन चक्रों में पड़े। क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी मार्केट हो, जब तक आप ट्रेडिंग क्राइटेरिया, ट्रेडिंग रूल्स को नहीं समझेंगे या टेक्निकल एनालिसिस को नहीं समझेंगे, आप इन मार्केट्स में नहीं जीत सकते। वो शख्स जरूर क्रिप्टो से भी पैसा बना सकता है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकता है, जिसको इन चीजों की अवेयरनेस, और खुद अगर अवेयरनेस नहीं है तो अच्छा एडवाइजर चूज करें। कम कमीशन वाला एडवाइजर चाहिए तो फिर ऐसे ही मिले। सर आप एक अच्छा एडवाइजर हैं, तो कोई ऐसी 3 टिप्स या 4 टिप्स जो कि आवाम को दे सकते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग आप करेंगे। ट्रेडिंग को फॉलो करने के लिए पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करें। आप पहले टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करें, टेक्निकल एनालिसिस को समझें, फिर उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू करें। हमेशा एक बात याद और रखिएगा, ट्रेडिंग जो लोग करना चाह रहे होते हैं, डेमो अकाउंट में कभी भी ट्रेड नहीं करें। डेमो अकाउंट आपको एक दूसरी दुनिया में लेके चला जाएगा जहाँ वो रियलिस्टिक नहीं हो, क्योंकि ट्रेडिंग विदाउट इमोशंस, कोई जब आपका पैसा नहीं लगा हो, आपको कभी वो इमोशंस ही नहीं है आपके। जब तक आप इमोशनल एंगेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि किस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने ट्रेडिंग डेस्क पे लोगों को ब्रेन एमरेज होता हुआ देखा है। मैंने अपने करियर में अपने एक्स कोलीग्स को, साथियों को ट्रेडिंग डेस्क पे मरते हुए देखा है कि दम निकल गया, पोजीशन इतनी बड़ी थी, अनफेवर गई, ब्रेन एमरेज हो गया। जैसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है जब आपके इमोशंस एंगेज होते हैं। बात यह कि जब तक इस चीज़ को आप फील नहीं करेंगे ना, तब तक आप मेरी बात भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्यों रोकता हूं कि ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग ओवरनाइट कमाने का काम है। आप चाहे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें, चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, चाहे आप लोकल मार्केट में ट्रेड करें, अगर आप ट्रेडिंग सीख के करेंगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत पैसा बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एक एक दिन में ट्रेडर्स ने बनाए दुनिया में, समझ ना। लेकिन वो 100 में एक ही होता है। जो 99 है ना, वो मार्केट को दे के जाते हैं वापस, ये पैसा घर नहीं जाता। सर इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसको यूँ भी देखें कि जब 2023-24 में अच्छे साल गुजरे, उसने मार्केट में नया पैसा तो एंड अट्रैक्ट किया ही किया, जैसे हर बुल रन अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आज हमारा ये जो न्यू इन्वेस्टर है थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि मार्केट ने पिछले 3 महीने 4 महीने के अंदर एक थोड़ा सा डिप लिया, तो जाहिर है उसको अपना पोर्टफोलियो का साइज थोड़ा सा डाउन होता हुआ फील हो रहा है। उस न्यू इन्वेस्टर के हवाले से कुछ गाइड करना चाहेंगे कि ये जो मंदी का दौर है या जो करेक्शन फेज है उसको कैसे गुजारे, क्योंकि जाहिर है जो पहला फेज होगा ये। देखिए, मेरा जो इन्वेस्टर बेस, स्पेशली जो पिछले 3-4 महीने में जो भी नए लोग इस मार्केट में मुझसे मुंसलिक हुए, मैं पहले दिन से उनको एक बात कह रहा हूँ कि यार बहुत खतरनाक टाइम पे आए हो, क्यों बाजार पीक पे है। अब आए हो तो अब जाहिर बात है मेरा भी बड़ा इम्तिहान है कि मैं उन लोगों को बहुत एहतियात से संभाल के चीज़ों को बताऊं, समझाऊं आपको। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो बेसिकली ये टीवी पे सुन सुन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो एक वो वाला माइंडसेट आता है। लेकिन देखें, ये जो बुल रन होता है ना, ये भी जिगजैग करके ही होता है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल में सिर्फ ऊपर ही जा रही थी मार्केट, कंसोलिडेट भी करेगी। आपको याद होगा कितने शेयर्स ऐसे थे कि जो हमने लिए थे और वो बढ़ नहीं चल रहे जी, और वो नहीं बढ़ रहे। बेसिकली आपने बेट की हुई थी कंपनी के ऊपर, फंडामेंटल पे, तो आपने देखी फिर रिफ्लेक्शन, बिल्कुल, और कितनी रज के देखी, बिल्कुल ऐसे। 8.5 रुपए वाला शेयर 52 रुपए ट्रेड हुआ, वो 3.5 रुपए वाला शेयर पर 8.5 ट्रेड हुआ, फिर वो 20 रुपए वाला शेयर जो है वो 45 रुपए ट्रेड हुआ, फिर वो 80 रुपए वाला शेयर 255 ट्रेड हुआ, 160 वाला 450 ट्रेड हुआ, और 175 वाला 750 ट्रेड हुआ। ये चीजें आपने विटनेस की, लेकिन एक खास टाइम ड्यूरेशन के बाद
जब उसका फंडामेंटल हाँ, अब बात यह है कि जो नया इन्वेस्टर आ जा रहा है वो मसला उसका यह है कि वो है इन्वेस्टर लेकिन बुलाना वो स्क्रीन खोले बैठा है। अब मुझे एक बात बताएं, रियल एस्टेट में जब आपने कहीं ज़मीन खरीदी किसी से, कोई कोई प्लॉट लिया, कोई आपने बेंगलोर ले लिया, इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या हर 1 घंटे के बाद ब्रोकर को फ़ोन करके भाव पूछते हैं कि मेरी ज़मीन का रेट बता दो? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इवन कि आप गोल्ड बार्स भी लेकर रख लेना तो आप पूछते ही नहीं गोल्ड स्मिथ से अपने के क्या रेट चल रहा है। जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन आ रहा होता है। तो कभी इस तरह स्टॉक मार्केट में ये एटीट्यूड करके देखें मैं बेट कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा कमाएंगे। एटीट्यूड आपका ठीक होना चाहिए। आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में आने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्पेकुलेटर बने हुए स्क्रीन देख रहे होते हैं। तो अगर एक चीज़ अगर आप मुझसे कहें ना कि कोई एक एडवाइस मैं लोगों को करूं, इन्वेस्ट करें, कंपनी को पढ़कर पता होना चाहिए किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर 4 महीने के लिए कंप्यूटर बंद कर। आपका काम ही नहीं है स्क्रीन देखना, क्योंकि आपने 4 से 6 महीने के टाइम फ्रेम या 1 साल के टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ जब इन्वेस्ट किया तो रोज़ स्क्रीन देखना छोड़ दे। जिस दिन स्क्रीन देखना छोड़ देंगे और इस बात पर काबू कर लेंगे कि हाँ मुझे स्क्रीन नहीं देखनी, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप वाकई इस मार्केट से कमा के उठने वाले हैं इंशाल्लाह। सर आखिरी एक सवाल अगर ये है कि अगर हम एक न्यू बंदे को गाइड करना चाह रहे हैं कि तुम एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाओ, तो ये बैलेंस पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से एक उड़ती हुई चिड़िया है जो आज तक एटलीस्ट मुझे थोड़ी बहुत तो कभी समझ में नहीं आई। तो ये बैलेंस पोर्टफोलियो नाम की चीज़ क्या होती है, कैसे बना सकते? देखिए उसमें बेसिकली बैलेंस से मुराद ये होती है कि अच्छी डिविडेंड यील्ड वाले शेयर और उसके साथ साथ कुछ वो कंपनीज जिसमें कोई ग्रोथ स्टोरी हो। देखिए स्टॉक मार्केट का चार्म सिर्फ उस वक्त है कि जब आप फिक्स इन्वेस्टमेंट से आज एफिशिएंट ज्यादा कमा रहे हो तो ही आप रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे। हर दौर में स्टॉक मार्केट्स के अंदर डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ग्रोथ की भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने पोर्टफोलियो को मुख्तलिफ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके आप थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड को फोकस करते हैं, थोड़ा सा कैपिटल गेन को फोकस करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आपने 5 कंपनीज इन्वेस्ट किए ना तो उसमें से कोई एक कंपनी होगी जो आपको ह्यूज रिटर्न देके चली जाएगी, ऐसा ही है। बाकी 3 कंपनीज होंगी एवरेज जो आपको बहुत एवरेज रिटर्न दे रही होंगी, और कोई ना कोई 1 या 2 कंपनी होंगी जो आपको लॉस बुक करवाएंगी। आपने बेसिकली अपने पोर्टफोलियो का एवरेज देखना होता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, कि जो एक आम इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि ये जो मैंने 5 आइटम ले लिए हैं 500 नफे में बिकने चाहिए भाई, और 5 में 200% का रिटर्न चाहिए मुझको। सही बात। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो माइंडसेट है ना, ये कमाने नहीं देगा। सारा खेल है माइंडसेट का, आपकी सोच का। चेजिंग का भी गेम है। आज ये आपने लेके रखा हुआ है लेकिन देख रहे हो वो नहीं पड़ रहा, दूसरा अच्छा इसमें देखो एक बात है, अब ये तुम्हारी इस बात से मुझे याद आ गया, बहुत अच्छी चीज सुनो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है भाई कि एक कंपनी लेके 20 साल रखे रहो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जिन लोगों को आप अपना आइडियल मानते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बुक्स दुनिया पढ़ रही होती है या जिनका नाम लोग ले रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं बेट कर रहा हूँ उठा के देखिए उनका पिछले 20 साल के पोर्टफोलियो, क्या एक ही कंपनी लेके रखी थी? शिफ्ट करते रहे। स्विचिंग होती है, आपको शफल करना होता है। हर दौर के हिसाब से, एक दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो इंडस्ट्रीज के शेयर चलते थे। डाउ जोन्स में इंडेक्स ही इंडस्ट्री का, 80-90s की बात हो रही हो। ऐसा ही है। आज आप देख लें आईटी सेक्टर का दौर है। मैग्निफिसेंट 7 के नाम से 7 कंपनीज थी जिन्होंने 5 साल में इतनी बड़ी कैपिटलाइजेशन मार्केट में क्रिएट कर दी नई, कि दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट एक तरफ, निविडिया का शेयर एक तरफ। बिल्कुल ऐसा। अब ये निविडिया क्या है? आईटी सेक्टर। कब आया? 4 साल पहले। अब पॉलिसी शिफ्ट आ गया तो आपके पोर्टफोलियो में भी शिफ्ट आएगा, इस बात को समझ ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये नाम नहीं है कि मैंने ये शेयर लेके रख लिया 50 साल बाद बेचूंगा, ऐसी जैसी हो जाएगी आपकी, क्योंकि शिफ्ट हो चुका दुनिया, दुनिया भूल चुकी उसको। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं रही अब दुनिया के अंदर। आपको तो जो चीज लेनी है उसको शफल करना है कि आज ये चीज यहाँ रखी थी, अब ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, अब इसकी जगह कोई नया नया शेयर आएगा। फंडामेंटल हिट हो गया, बढ़ गया, सफिशिएंट गया। दुनिया में इसकी मैं मिसाल दूं, दुनिया में देखो फैजान, एक दौर था ऑयल, बिल्कुल। ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है अरामको, सऊदीया, वो अपना पहली दफा दुनिया के सामने अपने अकाउंट्स शो करती है आज से 2 साल पहले, और पहली दफा वो आईपीओ ले आती है। और वो आईपीओ जो लाती है 300 अरब डॉलर की, जब वो इन्वेस्टमेंट रेस करती है स्टॉक मार्केट से, तो उसमें वो डाइवर्सिफिकेशन पे जा रही है, वो कंस्ट्रक्शन पे चली गई। अच्छा। वो उस 300 अरब डॉलर से कोई नई रिफाइनरी नहीं लगा रहे,
वो चले गए नियॉन सिटी की कंस्ट्रक्शन पे, एक्सपोर्ट चले गए टूरिज्म पे, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की। तो अगर दुनिया में आपको ये नजर आ रहा है कि ऑयल जो कि एक जमाने में ब्लैक गोल्ड रहा, आज उसकी इंपॉर्टेंस कम होने जा रही है, तो यानी ऑयल सेक्टर में जिसने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी वो आज जरूर सोच रहा होगा कि अब मुझे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए कहीं और, या एक पोर्शन उसमें से कम कर लेना चाहिए और कहीं दूसरी जगह पे, क्योंकि नए सेक्टर सामने आ गए। बिल्कुल है। वाई नॉट कि 100 रुपए अगर मेरे ऑयल सेक्टर में लगे हुए थे तो मैं एक काम ये करूं कि 25 रुपए निकालूं या 50 रुपए निकालूं, अब आईटी सेक्टर में 50 रुपए इन्वेस्ट कर दूं। डाइवर्सिफिकेशन इस चीज का नाम है। डाइवर्सिफाई आपको हर दौर की पॉलिसीज के हिसाब से करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए डाले। अब उस 10 लाख रुपए में जो शेयर्स आज लिए हुए, जरूरी नहीं है कि वही शेयर 10 साल रहेंगे, आपको मुख्तलिफ शेयर्स में स्विच करना होगा। अमाउंट वो 10 लाख का रहेगा, उसमें कंपाउंडिंग करते चले जाओ। आप इस स्टॉक मार्केट से वो रिटर्न लेंगे जो दुनिया में किसी और इन्वेस्टमेंट से नहीं ले सकते। सर फिर आखिरी सवाल बस मेरा ये है, इस पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले मैं तो चाहता हूँ कि हम अपने इन्वेस्टर को बिल्कुल थोड़ा सा, व्यूअर्स को बिल्कुल क्लियर नंबर्स भी दें कि मार्केट के अंदर आ रहा है तो एटलीस्ट कितना पैसा वो लेके आए, कि जो बातें अभी हमने कहीं कि डिविडेंड यील्ड वाली के हिसाब से कुछ पोर्टफोलियो बना लिया, कुछ कैपिटल गेन के लिहाज से पोर्टफोलियो बना लिया, कितनी अमाउंट ली कि वो आए तो उसके लिए वो चीज़ करना आसान है। अरे एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 वाला बंदा डिविडेंड यील्ड की आइटम लेके बैठ जाएगा तो बेवकूफ़ी कर रहा है मेरे हिसाब से, 50% मैं गलत हूँ। और इस तरीके से 1 करोड़ वाला बंदा शायद ट्रेडिंग करने के लिए चला जाए, शायद वो कुछ गलत कर रहा है। तो अगर एक क्योंकि यंग इन्वेस्टर बेस है, शायद उसको 10 लाख कमाने में भी 3 साल 4 साल लगेगा, तो अगर वो मार्केट में आ रहा है तो कितने पैसे लेके आओ और किस हिसाब से वो अपना एक एटीट्यूड बनाए ताकि वो बो कर सके। देखो मैं वो बताऊँ, नहीं पैसे कितने भी लाए, वो 10,000 रुपए लाए तो फिर वो 10,000 रुपए के हिसाब से ही अपना रिटर्न क्यों नहीं लगा? क्या कहाँ उम्मीद लगाए। बात यह है कि आप लाए क्या हैं और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती। इस बात को समझो। आप अगर इन्वेस्टर हैं और अगर आप आज अपनी स्कूल लाइफ से निकल के आप अगर कॉलेज लाइफ में आए हैं और आपके पास 10,000 रुपये ही अगर हैं, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें अपनी पॉकेट मनी से या जो भी मनी आप इजी मनी से। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सैटरडे को जाके दोस्तों में ही पैसा उड़ा या मोबाइल ले लेना या मोबाइल बदल बदल के शोबाजी करनी है। आप कोशिश ये करें कि उसमें से पैसे बचाएं और हर महीने 10,000 रुपये से अकाउंट खोला था तो चाहे आप 500 रुपये महीना डालें, क्योंकि अब आपने देखा कि आपकी स्टॉक मार्केट में और लॉट वाला मामला ये खत्म कर दिया। अब आप एक शेयर भी खरीद सही, बहुत अच्छी चीज़। तो अगर आज आप 10,000 रुपये से भी अकाउंट खोलें तो आप रियलिस्टिक रहें कि आपने क्या लगाया है, उसी हिसाब से उसमें आप पर मंथ चीज़ों को ऐड करें। जितना आप शेयर ले रहे हैं उतना ही एक्सपेक्ट करें कि डिविडेंड यील्ड आपको मिलेगी और उतनी ही ग्रोथ आपको मिल जाएगी। उसी के हिसाब से रिटर्न देखिए, 1 करोड़ रुपए वाले को भी उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा, 10,000 रुपए वाले को भी उसी के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितने अमाउंट से खोलें। ट्रेडिंग का पूछ सकते हैं आप। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। जो लोग ट्रेड करना जानते हैं और करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अब जो आपकी मार्केट का साइज है उस हिसाब से 10 लाख रुपए से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दर्द सर ज्यादा होते हैं, सवाल ज्यादा पूछ रहे होते हैं, काम इतना कम नहीं रहे होते। क्योंकि जब ट्रेडिंग अगर आपने 500 शेयर की और 5,000 शेयर की या 25,000 शेयर की ट्रेड करनी है तो ना करें तो बेहतर है, गुनाह बिलवसत वाली बात है। काम करना है तो फिर ढंग से करें। 10 लाख रुपए का कम से कम अमाउंट हो, उस पर फिर लिवरेज भी कर लें। लिवरेज प्रोडक्ट दी इसलिए जाती हैं कि वो ट्रेडिंग के लिए होती हैं और इनसे होता ही है कि मार्केट में ऐसी बात है लिक्विडिटी बढ़ती है और ट्रेडिंग की वजह से ना बेसिकली न्यू प्राइस डिस्कवरी होती। लेकिन वही लोग करें जिनके पास मिनिमम 10 लाख रुपए हो, ट्रेडिंग के लिए दिल गुर्दा भी हो, फिर जिगरा हो कि वो पैसे हारने वाले भी है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी उतने ही % चांस है जितने % आपका गेन का चांस है। सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ट्रेड करेंगे तो 1:3 का अगर आप क्राइटेरिया रखेंगे और 50% विनिंग आपकी परसेंटेज हो तो नेट आप गेनर हो। बिल्कुल ऐसा ही। 1:3 का क्राइटेरिया, 50% यानी 100 ट्रेडे की 50 में लॉस 50 में प्रॉफिट, लेकिन नेट आप गेन में हो। सही बात। बस ये क्राइटेरिया जो पकड़ लेगा वो जीत जाए। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। इरफान साहब एक बहुत बड़े मेरे हिसाब से तो एक इंस्टीट्यूशन है अगर मैं कहूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर आपको इनके साथ कनेक्ट करना है, मैं इनका नंबर वगैरह, इनकी टीम के नंबर भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में शेयर कर दूंगा, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि लर्निंग के हवाले से। इसी के साथ एक बहुत अच्छा चैनल भी चला रहा है और आप हर हफ्ते और हर मार्केट के इवेंट के हिसाब से उनकी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो अभी थोड़े वक्तों में बजट भी आ रहा है, वो भी हमारे
मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बजट है, जिस वक्त पे हम जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, तो आप उनके चैनल को भी फॉलो करें। कुछ सवाल आते हैं तो वो भी आप हमसे शेयर करें, मैं इन तक भी डायरेक्ट पहुँचाऊँ, आप उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे ईमेल पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिस पे आपके सवाल, आपके पोर्टफोलियो वगैरह हम शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।